नमस्कार, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण सेशन लेकर, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए जल्दी से। आज हम फटाफट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला मोटिवेशन कोड। तो खुद को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाओ ताकि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करें। खुद को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाओ ताकि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करें। ये आज का मोटिवेशन कोड है और इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आज के सेशन का। तो आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यू में हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपकी परीक्षा में वन लाइनर में सीधे हुबहू छपे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सभी को पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं वहाँ आपके? कौन से 8 राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा से जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक निकट पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक निकट है कर्क रेखा। चलिए अगला है हमारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा आसाम में। कहाँ पे है? आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? तो ये डिगबोई। कहाँ पे है ये? आसाम में है। डिगबोई आसाम में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है और कौन सा है? ये कौन सा है? हमारा बैरन द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान द्वीप समूह के अंदर है। नेक्स्ट है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये भी आसाम में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा फूलों की घाटी भी है। क्या है? फूलों की घाटी पूछा जाए तो ये भी उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी, ये कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप यहाँ पे, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया? 1973 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड इंपॉर्टेंट है, ये किससे है? दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये डिगबोई असम में है। नेक्स्ट है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो ये बैरन द्वीप पर है, अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आसाम में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में है और फूलों की घाटी भी यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट आपसे पूछा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया भारत में पहली क्रांति का किससे संबंधित है। भारत में पहली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R क्या है, तो ये आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, यानी कि पहले कम करें, पुनः चक्रण करें और पुनः उपयोग करें। ये पर्यावरण को बचाने के 3R हैं। पर्यावरण को बचाने के 3R, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो कौन सा है ये, राजस्थान है आपका। नेक्स्ट आपका, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, लक्षद्वीप है। नेक्स्ट आपका, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर को जोड़ती है। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसी जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट आपका, विश्व की सबसे बड़ी खाई द मैरियाना ट्रेंच, देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी खाई द मैरियाना ट्रेंच अवस्थित है, तो ये कहाँ है, ये आपका प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट पूछा आपका, नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, वेमनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे वेमनाड, तो ये आपका केरल में है। पुलिकट झील केरल में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किन को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं फटाफट। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R हैं, तो 3R क्या है आपका, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, यानी कि कम करें, पुनः चक्रण करें और पुनः उपयोग करें। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट पूछा गया है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे गहरी खाई द मैरियाना ट्रेंच कहाँ अवस्थित है, तो ये कौन से महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली है। नेक्स्ट, वेमनाड झील जो भारत की सबसे लंबी और बड़ी झील है या किस राज्य में है, तो ये केरल के अंदर है और यहीं पे पुलिकट झील भी है। नेक्स्ट आपका, जोजिला दर्रा किन दो राज्यों को, जो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, वो किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है आपके लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है। इंपॉर्टेंट MCQs हैं सारे के सारे, आपके परीक्षा में हुबहू छपने वाले प्रश्न हैं, बार बार छपने वाले प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, हमेशा ही आते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है, तो ये 3 जनवरी की होती है, ध्यान रखिएगा। उपसौर की घटना के दौरान, जब उपसौर की घटना होती है इस दौरान ये 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है। देखिए दोनों तरह के फैक्ट हमने ले लिए यहाँ पे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है, तो ये 4 जुलाई की होती है, अपसौर की क्रिया के दौरान, यानी कि अपसौर की जो घटना होती है उसके दौरान होती है। यहाँ पे आपको केवल वही MCQ मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में हमेशा आते हैं, आएंगे। स्टैटिक जीके विस्तार से, यानी कि आपको एक एक प्रश्न मिलेगा स्टैटिक जीके में। हमारी क्लास के माध्यम से कोई थ्योरी नोट डाउन नहीं करनी है आपको, प्रश्नों के माध्यम से आपको अपनी स्टडी करनी है और इन्हीं के माध्यम से आपकी स्टडी बहुत बेहतर हो जाएगी। एक एक पॉइंट को हम जो है प्रश्नों के माध्यम से आपको जो है कवर करा देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
चलिए, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है अपसौर घटना के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? देखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा में उत्तरी की जगह दक्षिणी भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा क्योंकि रिवीजन ना करने के कारण आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं परीक्षा में। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो ये 21 जून का होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। तो ध्यान रखिएगा 21 जून को होता है। अब देखिए, अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध पर पूछा जाए तो सेम 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध पे कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और इसी के अपोजिट पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध पे कब होता है? तो ये बड़ा दिन, तो ये दक्षिणी गोलार्ध पर बड़ा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी पर दिन में रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन में रात होने के कारण है तो क्या है? ये पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का जो अपनी पृथ्वी है, ये अपना जो इसका जो अक्ष है ये अपने अक्ष पे घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है और इसके कारण ही जो क्या होता है, ये घूर्णन करती है। और इसकी जो घूर्णन गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? दिन में रात होने का कारण है। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन में रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्यग्रहण कब होता है? देखिए, ये प्रश्न अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उसमें इतना लेंथी मतलब एक इस प्रश्न को बना दिया जाता है और बच्चे जो है उसको देख करके कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण सूर्यग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण अमावस्या के दिन होता है। और पूर्ण चंद्रग्रहण कब होता है? ये पूर्णिमा का दिन होता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा पूर्ण चंद्रग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये 3 जनवरी को होती है उपसौर घटना के दौरान। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है अपसौर घटना के दौरान। नेक्स्ट आपका संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर कब होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च तथा 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपकी परीक्षा के लिए, सीधे सीधे आपके पेपर में ऐसे हुबहू आते हैं। बस होता यह है कि हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते प्रश्नों को, या अपना जो थियोरेटिकल नोट है उनको आप रिवीजन नहीं कर पाते, जिस कारण आप अपनी परीक्षा में आते हुए प्रश्नों को गलत करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को होता है। और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में? 21 जून को। नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन व रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है निरंतर 24 घंटे घूमती रहती है, जिसकी क्रिया के कारण मतलब जिसकी घूर्णन गतियाँ जो हैं, घूर्णन गतियों के कारण जो है दिन व रात होते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या का होता है। और नेक्स्ट है आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा का दिन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपकी परीक्षा के लिए, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। सभी में स्टडी GK के प्रश्न आपको लगातार निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो आप अपनी स्टडी GK को हमारी क्लास सेशन के माध्यम से जो है
इम्प्रूव कीजिए और अपना जो है स्टडी जीके अच्छी तरह से तैयार कीजिए, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा के अंदर जाएं तो आप अपने जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं उनको गलत करके ना आए। ठीक है, आप वहाँ जाके कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज ना हो, आप निरंतर रिवीजन करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। और इसी तरह के हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लासों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और साथ ही हम करंट अफेयर भी आपको दे रहे हैं। तो करंट अफेयर में अब हम क्या है कि करंट अफेयर हम डेली ना देके आपको दो तीन दिन की करंट अफेयर इकट्ठे दिया करेंगे, जिससे क्या है कि आप डेली बेसिस उस पर भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि डेली बेस हमको करंट अफेयर पढ़नी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 दिन या 4 दिन का करंट अफेयर हम या वीकली करंट अफेयर हम आपको एक बार में दिया करेंगे, जिससे कि आप जो है अपना स्टैटिक जीके के साथ में 1 दिन 2 दिन या 2 दिन 3 दिन ऐसे मतलब जो है इसको डिवाइड कर पाओ और अलग अलग टाइमिंग में उसकी प्रॉपर तैयारी कर पाओ। ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि करंट भी पढ़नी है जीके भी पढ़नी है। तो इसमें एक आपका शेड्यूल बन जाएगा, जिससे क्या है कि आप जैसे हम आज स्टैटिक जीके की क्लास दे रहे हैं और 2-3 दिन बाद जो है हम जो है मतलब 2-3 दिन स्टैटिक जीके की क्लास देंगे, उसके बाद में 2-3 दिन हम आपको करंट अफेयर की क्लास देंगे और प्लस स्टैटिक जीके की क्लास देंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके प्लस रहेगा वो तो रहेगा, पर ये अलग से स्टैटिक जीके आपकी चलती रहेगी, जिससे क्या है कि आपका एक शेड्यूल रहेगा कि आज मेरे को करंट अफेयर की तैयारी करनी है, करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप आराम से करंट अफेयर पढ़िए। और आपको लगता है कि मुझे स्टैटिक जीके पढ़ना है तो मुझे स्टैटिक जीके पढ़ना है, तो आप स्टैटिक जीके पढ़िए। तो इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए। हम आपको ऐसे ही अलग अलग सेशन में अलग अलग स्टैटिक जीके और आपका जो है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और अन्य सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके जो परीक्षा में आते हैं, जैसे हिंदी से रिलेटेड यूपीएसआई एसएससी जीडी वगैरह या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी वगैरह, इसकी क्लास भी हम आपको जल्दी से प्रोवाइड कराने वाले हैं। और आपका हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब सभी का जो है स्टैटिक जीके का जितना भी आपका एक एरिया है वो हम आपको जो है अपनी क्लास के माध्यम से प्रश्नों के माध्यम से सब कवर करा देंगे। आपको कोई थ्योरी उतारने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्लास देखिए, ध्यान से पढ़िए अच्छे से, जो आपको अच्छा लगता है वो नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नोट्स मत बनाओ। जिसको नोट्स बनाने बनाओ, क्योंकि नोट्स एक अमृत की तरह होते हैं जो आपके लास्ट टाइम पे आपको जो है एक बहुत मतलब अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए कारगर है। तो अपने नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं से पीडीएफ ले लें, किताब ले लें, अच्छी बात है लीजिए, पर वो किताबें अक्सर आप लोगों की रखी रहती हैं, जिसके कारण आप लोग अपनी स्टडी तैयारी नहीं कर पाते ठीक से, मतलब कहने का। तो इसलिए आप जो भी तैयारी करें, किताब से करें, क्लास से करें, कहीं से भी करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपना पर्सनल अपने हाथ से नोट्स बनाएं। और उनको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उनको 2 से 3 बार रिवाइज़ करें। मतलब जब भी आपको समय मिले, जैसे ही समय मिलता है उसको एक बार रिवाइज रटना नहीं है कि किताब खोल लिया या नोट्स खोल लिए उसको रटना शुरू कर दिया, रटना नहीं है आपको। आपको केवल खोल के रिवाइज करना है, केवल रिवाइज करना है। प्रश्न जैसे ही परीक्षा में आपके सामने पड़ेगा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी, और आप जो है बहुत बेहतर ढंग से अपनी परीक्षा के अंतर्गत जो आने वाले प्रश्न है परीक्षाओं में उनको बहुत अच्छे से हल करके आएंगे और निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी चीज़ करिए अपने सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। किताब से पढ़ रहे हैं तो भी नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किताबों में अंडरलाइन या हाईलाइट करने से काम नहीं चलेगा। आप अपना पर्सनल सेल्फ स्टडी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में जो है अपना हैंड राइटिंग के साथ मतलब कहने का एक कॉपी पेन लेकर के अपने सेल्फ नोट्स पे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पूरे साल की पढ़ाई और लास्ट 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने की जो आपकी सेल्फ रिवीजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूबल होता है आपकी परीक्षा के लिए। जो कि आपको मतलब ये समझ लीजिए आपकी पूरी साल की स्टडी और आपके लास्ट 2-2.5 महीने या 1.5 महीने की तैयारी जो आप करते हैं अपने नोट्स के साथ में, वो आपको जो है निश्चित तौर पर सफलता दिला देती है। तो इसलिए मतलब कहने का कि पॉसिबल नहीं होता कि परीक्षा अभी कोई परीक्षा नहीं है, आपको पता है परीक्षा नहीं है, फॉर्म भरा हुआ है और अचानक से डेट आ जाती है कि कल डेट है, मतलब कल डेट आई है और इतने दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं या 1 महीना 1.5 महीना बचे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रॉपर सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी 2-3 महीने से पहले कवर नहीं कर सकते हैं। और पेपर के अंदर आप 3-4-5 सब्जेक्ट एक साथ उठ के आते हैं, अलग अलग स्टडी मतलब जीके से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, हिंदी है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपको लगातार प्रश्न आते हैं। तो आप लोग एक साथ सबकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, कोई कितना ही संपन्न हो एक साथ सबको नहीं घोट के पी सकता। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहिए। परीक्षा जब भी हो, आज हो, कल हो, परसों, 1 साल बाद, कभी भी परीक्षा हो, परीक्षा तो होगी, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद होगी, पर निरंतर प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे कछुए की चाल चलते रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी।
अक्सर बाद में क्या होता है कि यार हमने तो बहुत तैयारी की थी, हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, हुआ क्या भाई, हम तो पेपर दे गए, हमारा पेपर नहीं निकला। उसका कारण यही होता है कि आप लोग बीच में रिवीजन छोड़ देते हैं, अपनी स्टडी को डिले कर देते हैं, यानी कि प्रॉपर फोकस नहीं करते, प्रॉपर ध्यान नहीं करते, जिस कारण से आपको जो है ये नुकसान भुगतना पड़ता है और आप अपने आप को जो है उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसा पड़ाव अपनी ज़िंदगी में ना लाएं जिससे आपको अपने आप में ही जो है शर्मिंदगी महसूस हो। तो इसलिए प्लीज़ अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहिए, वो आपके लिए बहुत ही कारगर हैं, एक अमृत के समान हैं। तो आप अपना सेल्फ नोट ज़रूर बनाएं, अपने आप से लिखें, अपने आप से रिवाइज़ करें उसको। क्लास के भरोसे भी ना रहा कीजिए, क्योंकि क्लासें तो आती हैं पर क्लासें भी आप एक बार पढ़ लिया, नहीं पढ़ा दो बार, नहीं देखा दो बार, क्या करोगे उसका बताइए। क्लासें बहुत यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें पढ़ी हैं, बहुत सारी क्लास है यूट्यूब पे, बहुत सारा मैटर है, गूगल पे बहुत सारा मैटर है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। पर जब तक आप अपना सेल्फ नोट नहीं बनाएंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। यूज एंड थ्रो ना कीजिए, धीरे धीरे अपनी स्टडी को बढ़ाते रहिए, करते रहिए। बस इन्हीं के साथ मतलब उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातें समझे होंगे और समझ के अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। देखिए आपकी फैमिली है, आपके परिवार हैं, आपका जो भी है वो आपके लिए कहीं ना कुछ सोचते होंगे, करते होंगे और आपसे कहीं ना कोई उम्मीद लगा रखी होगी। और आपने भी अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी होंगी कि आज नहीं कल मैं सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं अपने घर वालों के लिए करूं, या वो करूं। तो इस तरह की बहुत सारी उम्मीदें आपके मन में होंगी। तो अगर आपको ये उम्मीद है और अपनी मंजिल पानी है तो प्लीज़ अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी मन की सुनिए, अपने मन की सुनिए। आप जब पॉजिटिव चलेंगे आपका मन आपको गलत सलाह कभी नहीं देगा, गलत कभी नहीं भटकाएगा। किसी की सलाह लेनी चाहिए, आप किसी गुरुजी की या किसी बड़े सदस्य की सलाह ले सकते हैं, अच्छी बात है, पर अपने मन की जरूर सुनिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ डिसीजन जरूर लीजिए और अपनी बेहतर ढंग से स्टडीज कीजिए। इन्हीं के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं और जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको इस तरह की क्लासेस हम देते रहेंगे। चलिए, तो समापन करते हैं आज की क्लास का यहीं पे और मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।